अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसानों की बिजली की समस्या को दूर करेगा सोलर पैनल। बेबीकॉर्न मक्के की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। आधुनिक युग में अब कृषि के क्षेत्र में भी नई तकनीक आ गई है। बिना बिजली के भी अब खेतों में फसल की सिंचाई हो रही है। सोलर सिस्टम एक ऐसी तकनीक जिसमें न बिजली जाने की चिंता और न ही कोई अतिरिक्त खर्च। जी हाँ, प्रदेश के कई किसान अब अपने खेतों में सोलर पैनल सिस्टम लगवाकर इससे अच्छी पैदावार ले रहे हैं और शासन भी इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रहा है। तो इस तकनीक का लाभ आप कैसे लें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं केवीके जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर अंजनी सुधाकर। मैं ये बताना चाहूँ कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो वर्षा से जो बारिश होती है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे आधारित है। हमारे जो कृषि कर रहे हैं वो लोग उसी पे आधारित हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर समय पे बारिश ना हुई तो इनसे उनका जो कृषि है वो प्रभावित होता है, फसल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाई जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई, 3-4 मेजर कंपोनेंट्स है, एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 एचपी तक के आपको पंप मिल सकते हैं।
उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने एचपी का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है, इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो उनके आप लगभग सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक लगातार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। उसके बाद फिर अगर हम कई जगह हम डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मोटर चलाने के लिए, तो उसमें आपका जो वातावरण हमारा बहुत प्रदूषित होता है। तो हमारी भारत सरकार आजकल मौसम अनुकूल खेती पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तो उनका ये कहना है कि कृषि से जो भी हमारा पॉल्यूशन हो रहा है तो वो हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, तो और मौसम अनुकूल खेती होनी चाहिए। तो इससे ये भी होता है कि हम अगर डीजल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपका जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी आपको दो जगह से आप मिल सकता है। एक तो आपको भारत सरकार देती है, जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत देती है। इसमें आपको 90% योगदान मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा हो गया हमारा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी एक योजना के तहत देती है, बिहार सौर ऊर्जा क्रांति योजना, बिहार सौर क्रांति योजना के तहत आपको देती है। इसमें आपको बिहार सरकार से आपको 75% अनुदान मिलता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, बेबीकॉर्न मक्के की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान इसकी खेती साल भर करने में लगे रहते हैं और अभी इसकी बुआई का उत्तम समय चल रहा है। अगर आप भी बेबीकॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं हम लोग अक्सर धान गेहूँ की खेती करते हैं और ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। व्यावसायिक फसलों की अगर खेती करें तो ज़्यादा लाभ होता है
और इसी व्यावसायिक फसल में एक फसल है मक्का, और मक्का में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न का नाम आप सुने होंगे, स्वीट कॉर्न का नाम सुने होंगे। प्रश्न उठता है ये बेबी कॉर्न क्या है? बेबी कॉर्न, बेबी का मतलब होता है बच्चा और कॉर्न का मतलब होता है मक्का, तो बच्चा मक्का। यानी जिस समय में मक्का के पौधा में भुट्टा आता है और भुट्टा के ऊपर में जो रेशा आता है, रेशा आना जब शुरू होता है उसके 24 से 48 घंटा के अंतर्गत अगर हम भुट्टा को तोड़ लेते हैं तो वही बच्चा मक्का होता है, बच्चा भुट्टा होता है और उसको बेबी कॉर्न कहते हैं। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। मक्का की खेती जैसे करते हैं उसी तरह से इसकी भी खेती करना है। सिर्फ 2-3 बातों का खास रूप से ध्यान देना है। बेबी कॉर्न का बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बेबी कॉर्न में 10 किलो 1 एकड़ में बीज डालते हैं। दूसरा चीज़ है, बेबी कॉर्न का खास किस्म है और वो किस्म का नाम सरकारी संस्था का है HM4, जो कि पूरे देश के लिए रिलीज किया गया है, और प्राइवेट संस्था का है 5414 और 5417। ये प्योर लाइन है। आपको जो भी उपलब्ध हो किस्म उसे लगा सकते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसमें खाद भी थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि बीज ज़्यादा दे रहे हैं, थोड़ी पौधा ज़्यादा है, तो उसकी खाद की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, खास करके नाइट्रोजन वाले खाद की, यूरिया की। यूरिया इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 200 किलो नाइट्रोजन डालते हैं, बल्कि सामान्य मक्का में लगभग 150 से 180 किलो नाइट्रोजन डालते हैं। बुआई के इस समय डीएपी, पोटाश, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा और 25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से मिला खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया में से 50 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया 4 पत्ती अवस्था पर, 70 किलो यूरिया 8 पत्ती की अवस्था पर, 60 किलो यूरिया नर मंजरी को तोड़ने के पहले और शेष बची 35 किलो यूरिया को नर मंजरी को तोड़ने के बाद फसल में दें। बेबी कॉर्न के साथ खासियत ये है जब हम इसकी उत्पादन सालों भर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बीज नहीं बनना, इसीलिए इस पर तापमान का ज़्यादा असर नहीं पड़ पाता। और जब बहुत ठंडा पड़ता है, जैसे उत्तरी भारत में दिसंबर में और जनवरी में, तो हम 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में नहीं बुआई करते हैं, क्योंकि अंकुरन में दिक्कत होती है। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा पौधों के आकार के अनुसार कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज रोपते समय हर मेंढ पर 2 बीज प्रति छिद्र में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। पहली सिंचाई बुआई से पहले करें, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना जरूरी होता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद मौसम के अनुसार जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो पहली सिंचाई करें। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल से ग्रीष्मकालीन फसल में पानी देते रहना चाहिए। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है।
इतनी सावधानी रख करके हम बेबी कॉर्न से बहुत ही लाभ ले सकते हैं। क्यों लाभ ले सकते हैं आप अंदाज लगाइए। जो 200 ग्राम का पैकेट बाज़ार में 30 रुपया 40 रुपया में बिकता है और 1 हेक्टेयर में बेबी कॉर्न छिला हुआ लगभग 20 से 25 क्विंटल उत्पादन होता है। तो और इसको हम सालों भर ले सकते हैं। जैसे गर्मी के समय में तो ये 50-55 दिन में तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अगर 1 एकड़ में हम बेबी कॉर्न की खेती करें तो 1 साल में एवरेज अगर मार्केट रेट रखें तभी भी हम कम से कम शुद्ध लाभ इसमें 3 लाख ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला पटना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 20 से 40% और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 50 से 70% रहने की संभावना है। आगामी 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान लगभग 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। जैसा कि इस सप्ताह में वर्षा होने की संभावना है, ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय फसलों के खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें ताकि बारिश का पानी खेत में जमा न हो सके। ग्रीष्मकालीन धान और अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मूंग, उर्द और सभी सब्जियों की फसलों को खरपतवार मुक्त रखें। अगर सब्जियों की फसलों में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है तो मौसम साफ होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। लीची के पेड़ में अगर माइट लग रहा है तो साफ धूप वाले दिनों में इथियॉन 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को थैलीरियोसिस बीमारी, गलघोंटू और लंगड़ी बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में चूड़िल आस्था रोग के प्रकोप की संभावना है। यदि रोग के लक्षण दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो किसान भाई इस वर्ष फल के पौधे लगाना चाहते हैं वे जगह का चुनाव करके फल वृक्षों के अनुसार दूरी को ध्यान में रखते हुए गड्ढों की खुदाई करके छोड़ दें। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद वाली फसलों जैसे ढैंचा, सनई आदि की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव दमता जिला गढ़वा के किसान राधे लाल ने। आप बकरियों के देखरेख और उनके प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो राधे लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान, बहुत सारे किसान जो ग्रामीण परिवेश में हैं वो पशुपालन से जुड़े हैं और पशुपालन में बकरी पालन का एक खासी महत्व है।
बकरी पालन को, बकरी को गरीबों की गाय भी करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इस पे रहन सहन, खान पान पे जो खर्च होता है दूसरे पशुओं की तुलना में नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। तो इस परिवेश में ब्लैक बंगाल सबसे उपयोगी नस्ल है हमारे किसानों के लिए। साथ ही साथ अभी का मौसम, जैसा कि गर्मी के मौसम की यदि बात करता है तो बकरियों में विशेष रूप से 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि इसमें गर्मी का प्रकोप से बच सके और मृत्यु दर इस समय बकरियों में बढ़ जाती है, उस मृत्यु दर को कम कर सके। बकरियों का आवास प्रबंधन। बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था करें। आवास में प्रति बकरी को 12 वर्ग फीट की जगह दें। पहला चीज है कि बकरियों को ज्यादातर जो हम चरा करके रखते हैं तो देखा जाता है कि अभी वातावरण का तापमान दोपहर में, दिन में काफी ज्यादा हो जाता है, तो उस समय बकरियों को चराने के लिए नहीं निकाले। बकरियों को चराने के लिए सुबह में और शाम में, जब वातावरण का तापमान कम होता है, ठंडा होता है, उस समय आप इसको चराने के लिए उपयोग करें। साथ ही साथ बकरियों को पानी पिलाने के लिए नियमित रूप से हमेशा ठंडा पानी और स्वच्छ पानी आप देते रहें और चरा करके बकरियों को आप जल्दी से, जब धूप निकलने लगे, वातावरण गर्म होने लगे, तो आप ला करके उसको बाड़े में रखना चाहिए। बकरियों की अच्छी वृद्धि और विकास हो, इसके लिए खान पान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल का भूसा को भी खिलाया जा सकता है। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल और पाकड़ की पत्तियों को भी हरे चारे के रूप में बकरियों को दिया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा दाना मिश्रण कम से कम 100 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन संतुलित आहार अगर आप देते हैं तो बकरियों में बढ़ने की क्षमता, प्रजनन क्षमता, बच्चा देने की क्षमता, इसमें कमी नहीं आएगी। बकरियों के अच्छे विकास के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर बकरियों को दाना या बाट बनाकर खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, जई, ज्वार या बाजरा 25 किलोग्राम, खली 25 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 20 किलोग्राम, धान की कनकी 17 किलोग्राम, दाल की चुन्नी 10 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम को मिलाकर अच्छी तरह तैयार करते हैं। दूसरी चीज है कि इस समय गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि बकरियों में एक बीमारी जो बहुत ही खतरनाक है, पीपीआर का लक्षण हमारे किसान भाई जानते होंगे, नाक से पानी गिरना, बुखार होना, दस्त होना और मरने लगना, तेजी से फैलना एक बकरी से दूसरे बकरी में। इसका टीकाकरण आप अभी जल्द से जल्द करा लें क्योंकि ये गर्मी के मौसम में इसका प्रकोप बहुत ही अधिक होने लगता है, क्योंकि जैसे ही गर्मी अधिक होती है, वातावरण का तापमान बढ़ता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बकरियों में थोड़ी कम होने लगती है। और पीपीआर जो बीमारी है, जिसको बकरियों का प्लेग भी कहते हैं, ये विषाणु जनित बीमारी है। तेजी से ये बीमारी जो है कि फैलने लगता है, बकरियों को ग्रसित करने लगता है, बकरियां मरने लगती है। तो ये इससे बचाने के लिए पीपीआर बीमारी जो है उसका टीकाकरण आप करा दें। पहला टीका 3 से 4 महीने की उम्र में होता है और उसके बाद साल में एक बार टीकाकरण करें। जो भी किसान भाई टीकाकरण नहीं कराए हैं वो अभी इसका अवश्य ही टीकाकरण कर लें। इसके साथ ही साथ बकरी में एक और विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि यदि आप बाहर से बकरी खरीद कर ला रहे हैं तो उसको अपने बकरी के बाड़े या झुंड में आप मिक्स नहीं करें, नहीं तो ये बीमारियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इससे बचाने के लिए पहले उसको अलग रखें, 10 दिन 15 दिन तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखें। अगर कोई लक्षण नहीं दिख रहा है तभी उसको झुंड में मिक्स करें। साथ ही साथ बकरी के अभी गर्मी का मौसम अभी आ रहा है, इस समय हम इसको स्ट्रेस का मौसम कहते हैं कि इसमें जानवर जो है बेहाल होते हैं। तो इस समय आप कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें। गर्मी के मौसम में अभी आने से पहले या अभी भी आप कृमिनाशक दवा एक बार बकरियों को अवश्य दे दें। ऐसे भी बकरियों में हर 4 महीने पे एक बार कृमिनाशक दवा देना चाहिए और आपके बकरी स्वस्थ रहेंगे। और किसानों को जो गर्मी के मौसम में जो परेशानियां होती है, हानि होती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है, उससे वो बच सकते हैं।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।